बहुत बड़ी शख्सियत है। साथियों, आपको जैसे पता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। और आज जो हमारे यहाँ मीटिंग लेने के लिए आने वाले हैं, वो सर इतनी बड़ी शख्सियत है। उनके शब्द इतने अच्छे होते हैं, वो शब्दों के जादूगर हैं। कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने राइट लेफ्ट में देखिए कि आपकी यहाँ पे टीम उपस्थित है कि नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ सीखेंगे तो हमारा कहा जाता है कि अगर आप इस पैनल पे हैं तो आपके अपलाइन का बिजनेस सेट है। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस सेट करना है तो आप अपनी टीम को बुलाइए। तो आप सब लोग एक एक बार अपने राइट लेफ्ट में देखिए और देखिए कि आपकी टीम में से कौन नहीं आया है और उसे कॉल कीजिए। जितनी जल्दी आप लोग कॉल करेंगे और जितनी ज्यादा आप अपनी संख्या में मीटिंग में अपने साथियों को बुलाएंगे, वो उतना ही ज्यादा सीखेंगे और आगे जाके आपके बिजनेस के अंदर वो उसको सेट करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेंगे। आज दोस्तों, मैं आपको आज कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहूंगी और कुछ सिस्टम की बातें बताना चाहूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उस फील्ड में क्वेश्चन देने के आंसर्स देने के लिए हमें ये जरूरी है कि हमारा खुद का वाई क्लियर हो। जब तक हमारा खुद का वाई क्लियर नहीं है, हम किसी और को नहीं समझा सकते। जब हमको बहुत सारी क्लासें आज तक आप ले चुके हैं, उसमें हमेशा बताया जाता है कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। किसी को मनी फ्रीडम चाहिए, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, कोई किसी दूसरे की मदद करना चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं, उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो वो देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं। किसी का सपना होता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये तो कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं जिनके बारे में हमें समझाया जाता है। उसके अलावा भी हर आदमी का अपना एक वाय होता है। तो हमें सबसे पहले अपने वाय को क्लियर करना पड़ेगा कि हम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रोफाइल के लोग आते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे भी ये क्वेश्चन किया कि पहले मैं बताना चाहूंगी कि पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है। तो मनी फ्रीडम हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। वैसे खैर मनी फ्रीडम मेरे को लगता है यहाँ उपस्थित जितने भी जने हैं, उनका हर जने का एक कारण जरूर है। लेकिन वो उन सब रीजंस में से एक रीजन है। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अब जैसे आज मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो हमारे को जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हमने वैसे भी जिंदगी में लिए हैं। तो सिर्फ मनी फ्रीडम हमारे लिए ये कोई कारण नहीं था कि हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में जब हमने ग्रेट मेंटर्स की मीटिंग अटेंड करी, यहाँ पे जितने भी मेंटर्स आते हैं वो सब अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। और जो आज हमारे सर आने वाले हैं, वो तो सारे फील्ड के मास्टर्स हैं। तो उन सर की बातें तो इतनी अच्छी होती है कि आदमी अगर ना भी करना चाहे तो भी वो उस बिजनेस को करने पे मजबूर हो जाता है। तो मैं मेरे लिए बताना चाहती हूँ कि ठीक है, मनी फ्रीडम भी मेरा एक कारण था। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो 17 साल की उम्र में जब हमने पीएमटी दी थी, तो उसके आप लोग शायद महसूस कर सको कि उस समय मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम स्कूल से हमेशा मैंने पढ़ाई करी। तो और हमारे जमाने में होता था कि 11th तक स्कूल होते थे और उसके बाद में 12th में सीधे हम लोग कॉलेज में आ जाते। कॉलेज के अंदर सारा का सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में हो जाता। तो एक हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे को सारा का सारा इंग्लिश में कोप अप करना बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि उस जमाने में, अब ये आज से 40 साल पहले की बातें हो गई, तो उस जमाने में मतलब इतनी ज्यादा आपकी तरह कोई गूगल वगैरह तो होता नहीं था कि हम गूगल पे सर्च मार लें और सीख लें कुछ। हमारे लिए तो सिर्फ किताबें ही हमारी साथी होती थी। तो 12th क्लास में ये हालत थी कि मुझे ढंग से सारी बुक्स पढ़नी भी नहीं आती थी। उन बुक्स को पढ़ने के लिए भी
3 बार पढ़ो तो एक बार समझ में आता था। उस जमाने के अंदर भी सिर्फ एक रीजन लेके मैं चली कि नहीं, मुझे सिंपल जिंदगी नहीं जीनी है। नहीं तो ठीक है, हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था कि पढ़ लिख लो तो ठीक है, नहीं तो आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने आप से वायदा किया कि नहीं, मुझे एक आम लड़की वाली जिंदगी नहीं चाहिए। तो सिर्फ 1 साल का टाइम, जिसमें कि मेरे जैसे को सही में 3 बार पढ़ती तो एक बार समझ में आता। तो उस जमाने में भी हमने पहले पीएमटी दी, और मेरा बॉटनी का जो पेपर था, उस बॉटनी के पेपर को मैं आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में लिख के आई थी। फिर अल्टीमेटली पीएमटी दे दी। इतना ज्यादा डर था जिस दिन रिजल्ट आया, यार अगर पीएमटी पास भी हो गए और उस 12th क्लास वाले ने फेल कर दिया तो क्या होएगा। क्योंकि हमने ऑप्ट किया था मीडियम तो इंग्लिश, और पेपर दे के आए आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, क्योंकि पूरी इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी उस वक्त। तो अब रिजल्ट भी आ गए, और पीएमटी का रिजल्ट पहले आया, 12th क्लास का रिजल्ट बाद में आया। तो पीएमटी में पास हो गए। अब उसके बाद तो इतनी हालत खराब कि अगर उस बॉटनी वाले ने फेल कर दिया तो अपना तो सब कुछ ही डूब जाएगा। लेकिन ठीक है, भगवान की कृपा थी, 12th क्लास वाले ने भी पास कर दिया। पता नहीं क्यों उसने हिंदी इंग्लिश सब समझ ली कि बच्चे को आता तो है लेकिन बेचारा लिख नहीं पाया। तो यही हालत इस बिजनेस में भी है। इस बिजनेस के अंदर हर प्रोफेशन के लोग आते हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें ये नहीं आता तो ये हो जाएगा, वो नहीं आता तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ आपको बहुत कुछ दिखाती है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, सब धीरे धीरे होता चला गया। लेकिन लाइफ ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने क्रिएट की कि मेरे को हमेशा बहुत सालों से ये लग रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसे मैं मेरी मर्जी से कर सकूं, मेरे ऊपर किसी का भी दबाव ना रहे। मैं अगर मैं मतलब शुरू से आप इसको मेरा कीड़ा कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मेरे को ना झूठ बोलना पसंद है, ना मैं किसी का झूठ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी मैंने बहुत सहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसके अंदर मैक्सिमम टाइम आपको 100% झूठ ही बोलना पड़ता है। और आप झूठ बोल के ही अपना, ठीक है वो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो झूठ बोल के, लेकिन बोलना पड़ता है। ये हमारी डॉक्टर बिजनेस में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हम यही बोलते हैं ना, हाँ हाँ तू ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे ठीक हो जाएगा, जो तेरी बीमारी है वो तो बीमारी रहेगी ना, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते। तो मेरे को बहुत सालों से था कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहां आप सच बोलो, जहां आप किसी को धोखा मत दो, जहां पे आप जो आपके मन में है वो किसी और को समझा सके। तो जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा, सही बात है, दुनिया में ऐसा कुछ है लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं था। तो उसको मैंने ऑन द स्पॉट ये मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे सवाल जिंदगी में मतलब कुछ भी मेरे को उस समय बट नहीं लगा। लेकिन ये तो कितना अच्छा काम है, लोग इसको समझते क्यों नहीं है। और मैं आज भी अभी कोशिश करूंगी आप लोगों को ये समझाने की कि आप तो उस ईश्वर का बहुत एहसान मानिए कि आप लोगों को टाइमली ये बिजनेस मिल गया है। हम लोगों को तो ये बिजनेस बहुत लेट मिला है, क्योंकि हमने जो लाइफ जी है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक लाइन में उस लाइन जिंदगी जिया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे लिए एक लाइन खींची हुई थी कि इसी के ऊपर चलना है। ना आप उसके लेफ्ट में जा सकते हो, ना आप उसके राइट में जा सकते हो। और ठीक है, आज आप मेरे को इस उम्र में देख रहे हैं और इस मुकाम पे देख रहे हैं, लेकिन ये मुकाम ऐसे ही नहीं मिला है मुझे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो लेकिन जो बच्चे आज इस बिजनेस में उतर रहे हैं, जैसे मैं, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं जितेंद्र स्वामी, संध्या स्वामी का नाम इसलिए केवल लेना चाहूंगी कि वो मेरे आज बच्चे के उम्र के हैं। तो अब आप लोग खुद सोचिए कि हर जना उस उम्र से सब निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र कभी भी 27 साल या 28 साल नहीं थी, हम लोग कोई 50 साल के पैदा नहीं हुए थे। लेकिन हमारे टाइम पास में कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे को सिर्फ यही बोला गया कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन उन लोगों के पास आज बहुत बड़ा ऑप्शन है, इतना बड़ा आसमान है कि इसके अंदर आप उतरो तो सही। आपके पास सारा आसमान खुला पड़ा है, आप जाओ, लोगों को समझाओ, पर सबसे पहले तो खुद समझो। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझोगे तब तक आप ना आप किसी को समझा सकते हो,
और ना ही आप कुछ कर सकते हो। और मैंने तो जो भी सेफ शॉप में जैसे बताया जाता है, मुझे तो लगता है मेरी तो जिंदगी ऐसी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैनल पे अभी मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जब भंवर जी या कोई भी और ग्रेट मेंटर हमारे को बताता है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है, हमारे साथ तो हुआ है ये। लेकिन जो बच्चे आज की तारीख में 25 साल से 35 साल के बीच में हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उसे ढंग से समझे, अगर वो उसको ये सोचे कि सही में अब मैंने को इतनी मेहनत किसी और फील्ड में करें, तो वो तो इसका 50% भी नहीं कमा सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अपने को तकलीफ दे या जो अपने को ये सोचने के ऊपर मजबूर करे कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं जब शादी होके आई तो मेरे को एक बहुत छोटी सी जगह मिली बैठने के लिए। मैक्सिमम डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी, जो हम जहाँ रहते हैं वो एक एसडीएम हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी इसलिए हम आ गए यहाँ पर। तो उसके अंदर हर जगह की अपनी अपनी एक मेंटेलिटी होती है। उस मेंटेलिटी का मेरे को इतना नुकसान हुआ कि आज 22 साल हो गए। 22 साल में मेरे बाद में कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ के लोगों को डॉक्टर चाहिए ही नहीं। उन्होंने उससे मेरे से पहले कभी कोई डॉक्टर देखा ही नहीं था। उनका उन्होंने के पास केवल दाइयां होती थी, नर्सें होती थी। दाइयों और नर्सों का काम होता है जितना उनको आता है उन्होंने किया, फिर जा भाई आगे। तो उनको यही आदत थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि मैं दाई या नर्स नहीं हूँ, मुझे मेरा काम आता है। लेकिन अगर लोग ही नहीं चाहते तो उसमें मैं क्या करूं? तो मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे सामने आया तो मुझे लगा यही तो मैं ढूंढ रही थी। मैं कुछ ऐसा ही तो ढूंढ रही थी कि जिसके अंदर मैं दूसरों से बोल सकूं, नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो ही सच है। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो उसमें हम कुछ झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे प्रोडक्ट एकदम आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं। वो एकदम जो है आपके मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप उसके बारे में जब भी प्रमोशन करते हो तो आप कुछ भी गलत प्रमोशन नहीं करते हो। आप कहीं पे जाते हो, आप किसी से मिलते हो, आप अपने जो है स्किल डेवलपमेंट करते हो इस बिजनेस में आके। जो जो चीजें आपने पहले कभी नहीं सीखी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें थैंक यू बोलने में ही बड़ी तकलीफें होती है। तो यहाँ पे हमारे को ये सिखाया जाता है, नहीं, आपने अगर आपके लिए किसी ने कुछ भी किया है तो आप उसे धन्यवाद दो। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसके बदले में सॉरी बोलो। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी उम्र में अगर आप सीख लो तो आपका बाकी का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं देखती हूँ कि जितने भी डायमंड्स बन रहे हैं वो सारे के सारे बिलो 40 ईयर्स। तो उन्होंने भी अपने एक राइट टाइम के अंदर ये डिसीजन लिया और लाइफ में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों की जो लाइफ शुरू होती है वो होती 30 के बाद है। तो जिंदगी की जो मुसीबतें एक ट्रेडिशनल मार्केट में बैठा हुआ आदमी 22 साल से या 25 साल से फेस करता है, वो प्रॉब्लम्स हमने फेस कर ली, 35 साल में शुरू करी। तो 40 साल तक तो हमको समझ में ही नहीं आया कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी। उसके तो जितने भी अब जैसे मेरे ग्रेट मेंटर कलम सिंह सर है, कलम सिंह सर का नाम आया तो मैं चाहूंगी पैनल से कि एक जोरदार तालियां हुए। कलम सिंह सर ने अपनी जीवनी में बताया था कि उनको 28-30 साल में समझ में आ गया कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसके अलावा भी मुझे कुछ चाहिए। लेकिन हमें ये समझ में आते आते 45-47 की एज हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें। क्योंकि क्या होता था कि उस उम्र तक आते आते आपसे आपका एक स्टेटस हो जाता है तो लोग हमारे पास आते ही नहीं थे। जैसे ट्रेडिशनल लोग बोलते हैं ना कि हम तो ये कंपनी कर चुके, हम तो ये कंपनी कर चुके। हमें लगता था हमें तो किसी कंपनी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं आज तक। हाँ, एक एमवे जरूर सुन रखी थी। तो लेकिन वो एमवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि उसमें बेचो हमेशा। तो जब ये बिजनेस मेरे सामने आया, मैंने राजकुमार स्वामी सर, उनका नाम आया तो एक जोरदार मैं तालियां चाहूंगी राजकुमार स्वामी सर के लिए। वो
वो हमारे पास आए तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि सर इसमें कुछ बेचना तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इसमें कुछ नहीं बेचना है। मैंने कहा हाँ सर अब बताइए आपकी हमें करना क्या है इसके अंदर। जब उन लोगों ने ये सब बताया तो सही बता रही हूँ कि ये एक मेरा जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है। आप यूं सोच सकते हो कि मैंने अभी तक कोई ज्यादा कुछ यहाँ से कमाया नहीं है ना, मैं कोई बहुत अच्छे लेवल पे अभी पहुंची हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसमें काम करने में मजा आता है। अब है ना, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हम इस फील्ड में क्यों उतरे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मनी प्रॉब्लम हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम तो है क्योंकि मनी प्रॉब्लम सबके लिए होती है हमेशा। बहुत ज्यादा वाले हम अब मीडियोकर जरूर है लेकिन हम रिच नहीं है, तो वो तो एक कारण है ही है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण था मेरे को ये चीज के लिए कि एक तो मैं लोगों से बहुत दुखी हो चुकी थी, और दूसरा कि मैं हमेशा मेरे बेटे के लिए सोचती थी कि आज मैं कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं मेरा हॉस्पिटल उसे दे के जा सकती हूँ, मैं उसके साथ सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे पेशेंट तो उसको नहीं दे सकती हूँ ना। तो जो प्रॉब्लम जिंदगी भर मैंने फेस करी कि सुबह उठते ही मुझे ये लगता है आज क्या होएगा, आज कितने पेशेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा अपना नर्सिंग होम है। मैं सुबह एक इतना बड़ा सारा जीरो लेके उठती हूँ रोज। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं कि ये चीज तो मेरी है। तो मुझे कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए था कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे लगे नहीं ये तो मेरे पास है इतना, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए जिन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा के ट्रेडिशनल मार्केट नहीं कर सकते हैं, या जो मेरे जैसे लोग हैं कि जिनके पास और ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, क्योंकि अब मैं जाके तो दुकान खोल नहीं सकती हूँ कहीं पे भी, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। और जब हम सुबह उठे तो हमें ये नहीं रोज रोज सोचना पड़े कि आज हमारा क्या होएगा। क्योंकि साथियों इसके अंदर केवल एक बार आपको नेटवर्क बनाना है। एक बार नेटवर्क बनने के बाद में आपकी एक मतलब शुरू में फिक्स की इनकम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम फिक्स के साथ ही मिल जाते हैं कि ये साथी तो आपके साथ है, और वो साथी को साथ आपको मिलके केवल काम करना है। आपके पास कम से कम एक पैर रखने की जगह होती है। हम रोज ये सोच सकते हैं कि नहीं ये मेरा साथी है, मैं इसके पास जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इसको समझाऊंगा तो ये मेरे साथ काम करेगा। तो ना ये जो टीम वर्क है, ये टीम वर्क बहुत 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 बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोगों ने अकेले कमा कमा के देख लिया। अकेले कमा के कोई भी आदमी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम टीम वर्क में काम करते हैं तो टीम वर्क की ताकत, जो लोग आज बहुत लेवल पे पहुंच गए हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जिन्होंने अभी शुरुआत करी है मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि आप लोग उस ताकत को पहचाने। क्योंकि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं उसे आज से 15 साल बाद भी आप उसी लेवल पे रहोगे, या ज्यादा से ज्यादा कोई उसके अंदर 30 to 40% आप इंक्रीज कर लोगे। लेकिन जब आप टीम में काम करोगे तो वो टीम आपको कहाँ ले जाएगी आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। वो आपका 30-40% नहीं, वो हो सकता है 200, 300, 400% आपको अबव ले जाएगी। इसलिए आप लोग इस टीम वर्क की ताकत को पहचाने और इस जो बिजनेस को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। साथियों जो आज की जो मीटिंग है, आप लोग अपने, मेरे को लगता है आप लोगों ने बुला लिया होगा अपने साथियों को। इसके अलावा सब जने अपने अपने वीडियो ऑन करके बैठे, क्योंकि जो सर आज आ रहे हैं वो सर जब समझाते हैं तो सही में आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने बैठे ना उसको तो जोड़ ही दो कम से कम। तो इतना अच्छे उनके शब्दों में इतनी ताकत है और सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि मेरे को तो सच्ची में हमेशा ऐसा लगता है कि बस मीटिंग खत्म होना तो यार एक जना सामने मिल जाए और तेरे को तो ज्वाइन करा ही दूं मैं कम से कम। आप जो भी यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन वो जो ग्रेट मेंटर है उनको बुलाने की मेरे में अकेले में हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब मेरा साथ दें और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें मिस्टर भंवर चौधरी। आइए सर, भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आपको सुनने के लिए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, मेरे
मेरे सरकार आए हैं। मेरे थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सारे के सारे स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश हो, ऐसी ईश्वर से शुभकामनाएं। और भाई मजा आ गया आज तो। सबसे पहले तो जबरदस्त धमाकेदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, सुपर, जबरदस्त। थैंक यू सर। बोला जाता है ना कि मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने बताया था कि आपसे कहीं बेहतर लोग आपको आगे मिलते जाएंगे। तो ये बातें आज सच होती हुई जा रही है कि आज मेरे से बेहतर बेहतर लोग इस टीम में मेरे साथ आते हुए जा रहे हैं और मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल। मैं तो खुद को मतलब भाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ईश्वर का मैं खुद धन्यवाद करता हूं और ईश्वर का ऋणी हूं कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पे आप जैसे ग्रेट शख्सियत मेरे साथ में काम करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल। मुझे तो आज ऐसा लग रहा था पहली बार कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैडम ही बोलते रहे 8:30 बजे तक। बिल्कुल मजा आ रहा था आपकी बातें सुन सुन के। और बिल्कुल मैं तो खुद मोटिवेट हो रहा था आपकी बातों से, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं ना तो बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि ये तो हमारे लेवल का बिजनेस नहीं है। वो चाहे 20,000, 30,000, 40,000 कमा रहे हैं, लेकिन उनका एक होता है कि ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। तो उनके लिए आप एक जवाब है। जो साथी यहाँ सुन रहे हैं और उनके मन में भी कोई था आज तक कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे लेवल का है, तो मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा मैडम ने अधूरा परिचय दिया आपको। खुद डॉक्टर है, हस्बैंड हरिओम बंसल जी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, बेटा भी डॉक्टर है, पीजी कर रहा है अभी, खुद का हॉस्पिटल है। इतना होने के बाद में भी ये बिजनेस को एक बच्चे की तरह सीख के कर रहे हैं। और हमारे सामने जब बात आती है तो हम बोलते हैं अरे ये हमारे लेवल का नहीं है। हाँ बिल्कुल हमारे लेवल का नहीं है, लेकिन हम काम करके इसके लेवल के बन सकते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल प्राउड है मैं, बिल्कुल शानदार। और सभी साथियों का आज की मॉर्निंग मीटिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम इस बिजनेस में जब काम करते हैं ना तो होता क्या है कि बहुत सारे साथी आते हैं हमारे साथ, लेकिन सारे साथी यहां से सफल नहीं हो पाते। तो उसका कोई न कोई कारण होगा। भाई सारे साथी डायमंड शिप तक क्यों नहीं पहुंच पाते? ज्यादातर तो साथी है जहां से शुरू करते हैं अपनी जर्नी वहीं पे जर्नी को एंड कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि ये किस टाइप से बिजनेस है। तो हमारा जो ये बिजनेस है, ट्रेन में सफर किया है ना आप सबने? जैसे कि मान लो आज मैं बीकानेर में रहता हूं, तो बीकानेर से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बीकानेर से चलने के बाद में वो ट्रेन सीधी दिल्ली पहुंचती है, बीच में कहीं रुकती नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो हमारे इस बिजनेस में भी जब हम ज्वाइन करते हैं और जब हम डायमंड बनते हैं ना तो हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन आते हैं और बहुत सारे लोग उन स्टेशनों पे उतर जाते हैं। अब जो बीच में कोई स्टेशन पे उतर गया तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेगा भाई? नहीं पहुंच सकता। तो आज हम देखेंगे कि हम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो कौन कौन से स्टेशन आते हैं। अगर हमें पहले से पता लग जाए कि यार ये स्टेशन आने वाले हैं और हम ना उतरे तो हम डायमंड शिप तक
पहुंच सकते हैं। तो मैं स्लाइड शेयर करके आज कुछ बातें करेंगे हम लोग। पुरुषोत्तम सर, मेरी स्लाइड शेयर हो रही हो तो बताना जरा, है ना? यस सर, शेयर हो रही है सर। वेलकम ऑल ऑफ यू। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले मैं भंवर चौधरी आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, सीखते रहे और एक दिन आप अपने ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप यहाँ से डायमंड बने, आप यहाँ से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। और मेरा परिचय बताना चाहूंगा, नाम भंवर चौधरी है और बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन शेफ शॉप का सिपाही हूं, क्योंकि मैं फुल टाइम शेफ शॉप करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले बेरोजगार था। मैं इनकम टैक्स जीएसटी कंसल्टेंट था, 25 सालों तक मेरे प्रोफेशन में काम किया। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में मुझे इस पर इतना भरोसा हुआ कि मैं जो 25 सालों से उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, मुझे निकलने का मौका मिल गया। और आज से 2 साल पहले मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकल गया और आज मैं बिल्कुल मेरे हिसाब से काम करता हूँ। मेरी लाइफ मेरे हाथ में है। और आपको एक लाइन दिख रही होगी, इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये चीजें हमेशा मैं याद रखता हूं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अगर आपको बहुत बड़े मुकाम तक जाना है तो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, कोई भी काम को करने की भूख होनी चाहिए। जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उसकी आपके अंदर भूख होनी चाहिए और आपको मूर्ख बन के काम करना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम समझदार बन गए, होशियार बन गए ना, तो हम सीखना बंद कर देंगे। और बोला जाता है कि जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीतना बंद हो जाता है। तो हमेशा बच्चे बन के, मूर्ख बन के, अपनी अपलाइन के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहे। सर मुझे कुछ नहीं आता, चाहे आपको कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन अपनी अपलाइन को हमेशा ये बोले कि सर मुझे कुछ नहीं आता, तो वो अपलाइन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। तो मैं तो मेरी अपलाइन के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहता हूँ। सर जब भी बोलते हैं कि भंवर जी ये काम, मैंने कहा सर बताओ कैसे होगा, तो हंसते हैं कि यार आपको आता नहीं, या सब आता है आप। मैं कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं आता। अगर वो बताएंगे तो मेरे को जो आ रहा है उसके लिए 2 एक्स्ट्रा ही बताएंगे ना। मान लो मुझे 20 बातें आ रही है और सर ने मुझे बता दिया तो 2 बातें ऐड हो जाएगी। अगर उसी जगह मैं बोल दूंगा सर रहने दो आप, मुझे आता है मैं कर दूंगा, तो मैं 20 ही बता पाऊंगा, 22 नहीं बता पाऊंगा। तो हमेशा आप जिस भी फील्ड में काम करते हो वहां पे मूर्ख बन के रहो, वहां ज्यादा सफलता मिलेगी। और आज जो भी मेरा टोपाज लेवल है उसमें मेरा ज्यादा कुछ हिस्सा नहीं है। हाँ कुछ है कि मैं इसमें टिका रहा, सीखता रहा, लेकिन उसमें वो रोल कोई बड़ा रोल नहीं है। बड़ा रोल है इन ग्रेट शख्सियत का जिनको मैं आदर्श मानता हूं। और आपसे जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे वीनस लीडर श्रीमान कलम सिंह सर के लिए। इनके मार्गदर्शन में, इनकी गाइडलाइन में शुरू से काम करते आ रहे हैं और आज जो जिस पैनल पे हम सीख रहे हैं, इन्हीं इन्हीं शख्सियत ने ये शुरू किया था। और सबसे बड़े लक्की हम इसलिए हैं क्योंकि भारत में कोई भी लीडर इनके लेवल का, इनके बराबर टिकता नहीं है। ऐसी ग्रेट शख्सियत है जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद आज का पैनल तो इनका अचीवमेंट गिनाने में चला जाएगा। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत के मार्गदर्शन में काम करना सौभाग्य की बात होती है। तो जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे वीनस लीडर श्रीमान कलम सिंह सर के लिए। उसके बाद में बोला जाता है कि आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो समझ लो आपका जीवन शुरू नहीं है। तो इस बिजनेस में बोला जाता है कि आपको अपना एक मेंटोर, एक आपका गुरु मानना पड़ेगा जो आपको सफलता तक लेके जाएगा। और ये बात पहले दिन ही मेरे समझ में आ गई थी। तो ये वो ग्रेट शख्सियत है जिन्होंने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया था
मुझे एक सपना दिखाया था और उन सपनों को पूरा करवाने का भरोसा दिलाया था। और मैंने सर को अपना हाथ पकड़वा दिया था कि सर हो सकता है मैं तो छुड़वा लूं हाथ, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ छोड़ोगे नहीं। तो इन्हीं ग्रेट शख्सियत के माध्यम से मुझे प्लान मिला। इन्हीं ग्रेट शख्सियत ने मुझे बताया कि प्लान कैसे दिखाया जाता है, एफआईएम कैसे की जाती है, मीटिंग कैसे ली जाती है, और मुझे इस टॉपाज लेवल तक लेके आए। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु पे, मेरे मेंटर पे, कि एक दिन मुझे वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक भी लेके जाएंगे। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत मेरे जीवन में आए तो मैं ईश्वर का धन्यवाद हूं और धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं सर को, सर का भी धन्यवाद और कृतज्ञ हूं सर के लिए। मेरा पूरा परिवार कृतज्ञ है कि सर आप मेरी लाइफ में आए और मेरे जीवन को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज किया, और अभी तो बहुत आगे चेंज करने वाले हैं। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत, अपकमिंग डबल डायमंड लीडर श्रीमान प्रदीप फोगाट सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबसे, जोरदार तालियां। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप ऐसे महान प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आए। और लेके आना बड़ी बात नहीं है, आप मुझे यहाँ पे सफल बनाते हुए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और उसके बाद में हमारे अपलाइन सीरीज में हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान राजकुमार भादु सर, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग, सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है। सर हमेशा अपनी टीम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसी ग्रेट शख्सियत के साथ जो बोला जाता है, शायद इस इंडस्ट्री में इनसे पोलाइट कोई है ही नहीं। हम तो फिर भी कड़वे बोल देते हैं, लेकिन इनके पास में कड़वापन तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो बोला जाता है कि मिठाई और करेले की सब्जी दोनों साथ हो तो मजा आ रहा है खाने में, और दोनों ही तरफ करेला ही करेला बिखरा हो ना, तो इंसान सोच लेता है कि यार क्या है, पूरा खारा ही खारा मिल रहा है। तो हम कुछ खारा बांट भी देते हैं, तो सर में इतना मिठास है कि उस खारेपन को भी दूर कर देते हैं। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत राजकुमार भादु सर, अपकमिंग एमरल्ड लीडर, जोरदार तालियां चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। और अब चलते हैं भाई हम आज हमारे टॉपिक पे। और हमारी जो ट्रेन है वो है सेप्सोप एक्सप्रेस, है ना। और हमारे जो स्टेशन है वो है गरीबपुर से हमीरपुर तक जाती है ये। भाई अभी तक हमें अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं मिला था ना, लेकिन अब हम सबको ये रास्ता मिल चुका है। एक ऐसी ट्रेन मिल चुकी है सेप्सोप के रूप में, जो हमें गरीबपुर से उठा के अमीरपुर तक लेके जाएगी। लेकिन होता क्या है कि एक ट्रेन पे एक खासियत है, आपने देखा होगा कभी, कि जो लोग टिकट लेते हैं ना, उनमें से कुछ लोग पहुंचते नहीं है, रह जाती है ना सीटें खाली। वो कैंसिल भी नहीं करवाते और पहुंचते भी नहीं है। वो टीटी आके पूछता है ना हमसे कई बार, बोला इस सीट वाला आ गया क्या, तो हम बोलते हैं कि नहीं साहब आया नहीं। इसका मतलब क्या है, उसने टिकट तो खरीद ली थी लेकिन वो ट्रेन चढ़ाई नहीं। ऐसा ही इस बिजनेस में भी होता है कि 50% लोग तो स्टेशन ही नहीं पहुंचते हैं। यानी कि वो शॉपिंग कर लेंगे, टिकट तो ले लेंगे, लेकिन स्टेशन नहीं जाएंगे। और भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई ट्रेन घर पे आएगी लेने के लिए किसी को, घर पे तो आती नहीं है वो, हमें स्टेशन जाना पड़ता है। तो इस बिजनेस में 50% लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, जो वो कोई काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉपिंग करते हैं। भाई मीना मैडम है, तो मीना मैडम का मैं रिश्तेदार हूं, ये मेरे पास आए तो मैंने सोचा मीना मैडम क्या सोचेगी, बुरा मान जाएगी, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। एक 18-20 हजार का सामान खरीदने का ही तो बात है, चलो खरीद खरा के पीछा छुड़वाते हैं। तो 50% लोग इस मानसिकता के साथ में शॉपिंग करते हैं। तो 50% लोग तो स्टेशन ही नहीं जाएंगे, बाकी क्या होगा। लेकिन आप इस मीटिंग में है ना, इसका मतलब है कि आप स्टेशन तो पहुंच गए, ये तो पक्का है। आप स्टेशन तो पहुंच गए क्योंकि आप इस मीटिंग में है, करना चाहते हैं। और आज की मीटिंग में हजारों ऐसे लोग हैं
जो आज की मीटिंग में नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो स्टेशन पहुंचे ही नहीं। लेकिन होता है क्या है कि स्टेशन पे जब हम पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारी गलत ट्रेनें वहां पे खड़ी रहती है। मतलब गलत ट्रेनों, कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन एक दो ही होगी, बाकी कोई मुंबई जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कई मालगाड़ियां भी खड़ी रहती है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, लेकिन वो गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं। गलत ट्रेन यानी कि मनी सर्कुलेशन चिट फंड कंपनियों में वो अपना पैसा लगा देते हैं। तो उनको पहुंचने का इरादा तो होता है अमीरपुर, लेकिन वो पहुंच जाते हैं फकीरपुर। बोलते हैं ना, हमें मिलते हैं ना फील्ड में बहुत सारे लोग, मेरे 5 लाख लग गए, मेरे 10 लाख लग गए, मैंने तो अपना घर बेच के प्लॉट बेच के पीछा छुड़वाया। ऐसे लोग हमें फील्ड में मिलते हैं ना। वो लोग कौन से होते हैं, उनको ट्रेन की पहचान नहीं होती। वो उनको बैठना तो होता है अमीरपुर वाली में, यानी कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है उनमें नहीं बैठते वो, और वो मालगाड़ी में चढ़ जाते हैं, यानी कि मनी सर्कुलेशन कंपनियों में फंस जाते हैं, और फिर उनका पैसा लग जाता है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों में डर भी रहता है फील्ड में कि ये कंपनियां भाग जाती है, बंद हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है। क्यों? कि वो मनी सर्कुलेशन कंपनियों में काम कर चुके होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री है ना, वो एक रेलवे स्टेशन है। वहां पे हर जगह की ट्रेनें आपको अवेलेबल होगी, लेकिन बधाई हो, आप उन ट्रेनों में नहीं बैठे। आप बैठे हो एक ऐसी ट्रेन में जो अमीरपुर जाएगी। तो हम बैठ तो चुके हैं, लेकिन अब पता लगाना है हमें और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ स्टेशन भी आने वाले हैं। तो पहला स्टेशन आप जब रवाना होंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, उसका नाम है ईगोपुर। पहला स्टेशन आएगा जिसका नाम है ईगोपुर। ये क्या होता है, एक शब्द है ईगो, EGO। अगर कोई व्यक्ति ई को हटा दे लाइफ से, तो वो बहुत सफलता तक जा सकता है, क्योंकि ई हटने के बाद वो गो हो गया ना। लेकिन ये ई लोग हटाते नहीं है। ईगो की मैं आज आपको एक फुल फॉर्म बताता हूँ। हो सकता है आपने नाम तो सुना होगा कि ईगो का मतलब घमंड होता है, ये होता है, लेकिन ईगो की एक फुल फॉर्म जो हमारे बिजनेस में काम करती है। हमारे बिजनेस में ईगो की फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूं। ई का मतलब है एफर्ट्सलेस। जिसको भी ईगो होगा ना, वो एफर्ट्स करना बंद कर देगा। पहली पहचान उसकी क्या होगी, वो एफर्ट्स नहीं करेगा। जी का मतलब होता है ग्रेटिट्यूडलेस। वो किसी को मानेगा नहीं, उसके अंदर कोई भी ग्रेटिट्यूड की भावना बचेगी नहीं। और ओ का मतलब होता है आउट ऑफ सिस्टम। तो जो ईगो रखेगा वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो इस ईगो से छुटकारा पाना है, इस ईगो से दूर रहना है। जब इस बिजनेस में बहुत सारे हमारे साथी आते हैं ना, तो ये ईगो की बीमारी होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। तो पहला ईगो कहाँ काम करेगा, पुराने प्रोफेशन को वो बड़ा समझता है, इस बिजनेस को वो छोटा समझता है। अरे बोले मैं तो ये हूं, मैं तो थानेदार हूं, मैं तो क्लर्क हूं, मैं तो दुकान चलाता हूं। अलग अलग ईगो होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो ये व्यक्ति समझता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करने आया हूं ना, वो छोटा है, जबकि ये छोटा नहीं है सर। अगर ये छोटा होता तो हमारे ममता बंसल मैम नहीं करते इसमें काम। ये समझ चुके हैं कि जो मैं पहले से काम कर रही थी, इससे कई हजार गुना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, इससे कई हजार गुना ये बिजनेस है। तो कोई भी साथी अगर इस ईगो के अंदर है कि मेरा काम जो पहले से मैं कर रहा हूं वो बहुत बड़ा है और ये छोटा है, तो पहले प्लीज इसको रिसर्च कर लें, इसको पढ़ लें, इसको जान लें। फिर आपको पता लगेगा कि जो मैं पहले से कर रहा था वो बहुत बड़ा नहीं है।
और जो इसको समझ जाएगा वो इस बिजनेस में टिक जाएगा, वरना ईगोपुर के स्टेशन पे टाटा बाय बाय करके उतर जाएगा। दूसरा, इस स्टेशन पे कौन उतरेगा? जो कुछ लेने का काम समझता है। बहुत सारे हमारे साथी है ना, फॉलोअप में जाने से घबराते हैं या 2 बार 3 बार मिलने से उनका ईगो आड़े आने लग जाता है। उसका कारण क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि मैं किसी से कुछ लेने जा रहा हूं, यानी कि मैं 18-20 हजार रुपए किसी से मांगने जा रहा हूं। नहीं सर, आप नहीं मांगने जा रहे। कोई ऐसा लीडर है जिसने किसी को ज्वाइन कराया, पैसे अपने जेब में डाल के घर लाके वो अपना घर का सामान ले आया? भाई पैसे ऑनलाइन कंपनी को भेज रहे हैं हम, प्रोडक्ट उसके घर पे आ रहा है, तो हमने क्या मांगा उनसे? हमने तो कुछ नहीं मांगा। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि हम 18-20 हजार किसी से मांग रहे हैं। नहीं सर, हम किसी से कुछ लेने नहीं जाते हैं, हम उसको करोड़ों रुपए का बिजनेस देने जा रहे हैं। और देने वाला हमेशा बड़ा होता है और देने वाले को कभी हेजिटेशन, डर नहीं होता। तो हमें इस बात से ईगो आता है कि हम किसी से कुछ मांगने का काम कर रहे हैं। तो ये मांगने का काम नहीं है दोस्तों, ये लोगों को देने का काम है। करोड़ों रुपए का बिजनेस देने वाले हैं आप लोग। आप लोगों की वजह से लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। आप लोगों की वजह से लोगों के घर में खुशियां आने वाली है। तो हमें किस चीज का डर लगना चाहिए? हम मांगने वाले नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मांगने का धंधा समझते हैं और वे ईगोपुर के स्टेशन पे उतर जाते हैं। या क्या करते हैं, सामने वाले को छोटा समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? जैसे ममता मैडम डॉक्टर हैं, अगर ये किसी ऑटो वाले को बिजनेस प्लान दिखाए तो भाई आज ऑटो वाला है, सब्जी बेचने वाला है, तो ये अगर ये समझ ले कि यार ये तो छोटा है मेरे से, भाई प्लान दिखाने के लिए उसके घर भी जाना पड़ेगा, फॉलोअप के लिए उसके घर भी जाना पड़ेगा। हो सकता है उस बेचारे के घर पे बैठने के लिए जगह ही कम हो। अगर हम सामने वाले को छोटा समझने लग गए तो फिर हम उसके घर जाएंगे नहीं सर। तो छोटा कोई नहीं होता है, उसकी आर्थिक स्थिति हमसे कमजोर हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को छोटा बड़ा बनाया ही नहीं। ऊपर वाले ने सबको सेम बराबर बनाया है। और जो व्यक्ति ये समझेगा ना कि इसकी स्थिति कमजोर है और मैं इसको एक दिन बहुत बड़ा बना दूंगा, तो ईगो उसको आएगा नहीं सर। कई बार क्या होता है कि हमसे छोटे प्रोफाइल का व्यक्ति होता है, वो मान लो कि हमें मना कर देता है जुड़ने से, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि 2 कौड़ी का आदमी मेरे को मना कर गया। ये होता है ना, वो क्या है? हमारा ईगो है सर। उसको खत्म कर दो, जितना जल्दी हो ना खत्म कर दो। हो सकता है उसकी परिस्थिति क्या हो सकता है उसके अंदर कुछ सवाल घूम रहे हो सकता हो उसको डर हो कि यार ममता मैम तो कर लेंगे, ये डॉक्टर है, मैं ऑटो चलाता हूँ या सब्जी बेचता हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। हो सकता है वो उसका डर हो, उस वजह से वो बोले कि नहीं मैडम मैं तो नहीं करूंगा। तो उसका डर दूर करना हमारा काम है। तो इस बिजनेस में किसी को भी छोटा समझना नहीं है सर, कि ये छोटा है इसको मैं क्यों प्लान दिखाऊं। छोटे लोग भी एक दिन बहुत बड़ा काम करते हैं सर। अब्दुल कलाम साहब है, क्या वो किसी अमीर के घर में जन्मे थे? बिल्कुल गरीब घर में जन्मे थे, बिल्कुल गरीब घर में, लेकिन कितना बड़ा काम करके गए वो। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसे लोग हैं आज जो सफल हुए हैं। पिच के बेचने वाला यहाँ से डायमंड है, शूज पॉलिश करने वाला यहाँ से डायमंड है, बकरी चराने वाली लेडी यहाँ से डायमंड है, चौथी पास भैंसचंदर टेलर यहाँ से डायमंड है। तो क्यों नहीं बन सकते भाई यहाँ से डायमंड? तो किसी को छोटा नहीं समझना है सर। प्लान दिखाओ, दबा के प्लान दिखाओ। कोई भी आए ना उसको छोड़ना नहीं है, सबको प्लान दिखाओ। या वो व्यक्ति इस ईगोपुर स्टेशन पे कौन उतरेगा? जो इस बिजनेस का पावर नहीं समझता है।
जो ये समझता है यार ये 200 500 रुपए के लिए भटकते रहते हैं, है ना, क्योंकि शुरुआती दौर में पैसा नहीं आता है ना यहाँ पे। भाई शुरुआती दौर 1 2 साल होता है ना, वहां पे ज्यादा पैसा नहीं है इस बिजनेस में। कभी सप्ताह के 1000 रुपए आते हैं, कभी महीने महीने ही 1 रुपया भी नहीं आता। तो वो व्यक्ति सोचता है रे यार चल हट साइड में कर, पहले से लाख रुपए कमा रहा हूं और साला इधर 500 रुपए नहीं बन रहे पूरे महीने, लोगों की ना सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं तो उनको पावर पता नहीं है सर। क्योंकि जिस दिन ये बिजनेस कंपाउंडिंग पे जाएगा तो हम सोच नहीं सकते सर कि पैसा कमा रहे हैं कि पैसों की बारिश हो रही है। तो इसके पावर को जो नहीं समझेगा वो इस बिजनेस को क्विट मार जाएगा, इस बिजनेस को वो छोड़ देगा और वो ईगोपुर के स्टेशन पे उतर जाएगा। तो हमें ये देखना है, इस पैनल पे जो भी हमारे साथी बैठे हैं ना, उनको इन चीजों का ध्यान रखना है कि इस ईगोपुर स्टेशन पे हम उतर नहीं पाए। और अगर आप स्टेशन ईगोपुर पे नहीं उतरते हैं तो बधाई हो, आपके लिए दूसरा स्टेशन भी इंतजार कर रहा है और उसका नाम है भयपुर। भय यानी कि डर। डर क्या लगता है? असफलता का डर। अरे भाई साहब अगर मैं डायमंड नहीं बना तो, मैं अगर इस बिजनेस में फेल हो गया तो। भाई अभी अभी पहले से कौन से पास है तो हम जो फेल का डर लग रहा है। भाई अभी ऐसा तो है नहीं कि अपने रिलायंस को छोड़ के यहाँ आया हूं, अरबों खरबों का एम्पायर छोड़ के आया हूं और यहाँ फेल हो गया तो क्या होगा मेरा। किस चीज का डर है? क्या हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या हमारे पास मनी फ्रीडम है? क्या हमारे पास टाइम फ्रीडम है? क्या हमारी फैमिली की सिक्योरिटी है हमारे पास? नहीं है। नहीं है तो डर किस चीज का? लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे साहब इसमें तो मुश्किल है, मैं अगर यहां से डायमंड नहीं बना तो क्या हो जाएगा। ये डर उनको इस बिजनेस से बाहर कर देता है। किसी को प्लान दिखाने में डर लगता है, बोला उसको प्लान दिखाने जाऊंगा पता नहीं वो मुझको क्या बोल देगा। भाई आज तक सुना है क्या आपने कि कोई सेफ शॉप का लीडर प्लान दिखाने गया और प्रोस्पेक्ट ने गोली मार दी उसको? सुना है क्या कभी? भाई किस चीज का डर? नहीं जुड़ेगा ना तो आज कौन सा जुड़ा हुआ है हमारे साथ। लेकिन अगर प्लान दिखाएंगे तो ऑप्शन तो निकलेगा ना कि या तो वो नहीं जुड़ेगा या फिर वो जुड़ेगा। लेकिन नहीं दिखाएंगे तो एक ही ऑप्शन ओपन है कि वो नहीं जुड़ेगा। तो किसी को प्लान दिखाने से डरना नहीं है। दबा के प्लान दिखाओ, दबा के प्लान दिखाओ। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट। दबा दब प्लान दिखाओ, डरना नहीं है। लेकिन बहुत सारे साथी प्लान दिखाने के डर से इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और वो भयपुर के स्टेशन पे उतर जाते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं मैंने किया था कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि मैंने किसी को प्लान तो दिखाया ही नहीं था, मैं तो डरपोक था इसलिए मैं फेल हो गया। वो किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटर प्रदीप फोगाट सर एक बात बोलते हैं कि इंसान वो कहानी कभी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। तो वो कभी आगे जाके कभी नहीं बताएगा कि मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया इसलिए मैं फेल हो गया। तो भय नहीं रखना है किसी चीज का, और जो भय रखेगा वो भयपुर के स्टेशन पे उतर जाएगा। कंपनी बंद होने का डर। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको डर लगता है कि मेरे आने से इतना प्रेशर हो गया कि सेफ शॉप अब बंद ही हो जाएगी, है ना। बहुत सारे साथी मुझे मिलते हैं कि सर मैं जुड़ तो गया, पता नहीं अब अगर कंपनी बंद हो गई तो। मैं क्यों, तेरे करोड़ों अरबों का घाटा हो जाएगा। सही बात है भाई, तूने पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, बंद होगी, तेरा क्या ले जाएगी सेफ शॉप? पहले तो ये बता। और तेरे को बड़ा डर लग रहा है कंपनी बंद होने का।
कंपनी भागने का तेरे को बहुत बड़ा बड़ा डर लग रहा है, रेमंड्स जैसे ब्रांड को डर नहीं लग रहा है, जो पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, जिसने सूरत में अरबों रुपए लगा के अलग से यूनिट खड़ी की है, जो सेफ सोप का ही कपड़ा बनाती है, उस रेमंड्स को डर नहीं लगता कि कंपनी बंद हो जाएगी कि भाग जाएगी। और 18,000 15,000 की शॉपिंग करके हम बड़े डरते हैं कि कंपनी बंद होगी तो क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इस डर में भी रहते हैं। कईयों को तो ये रहता है कि पता नहीं इनके कंपनी है कि नहीं है, ये भी उनको डर है। तो जिनको ये डर है ना, वो मेरे साथ चलना। द्वारका सेक्टर 27 में वेयर हाउसेज है, मैं दिखा के लाऊंगा आपको। हमें डर है ना, एक 18,000 का प्रोडक्ट खरीद के वहां पे भाई साहब ट्रक के ट्रक जाते हैं वेयर हाउस में, इतना सामान पड़ा है कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए ना तो उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम। और हमें डर लग रहा है कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। और जो लोग यहाँ से डरते हैं ना, वो टाटा बाय बाय करके स्टेशन पे उतर जाते हैं। पहले से कर काम जो कर रहे हैं उसको छूटने का भी बहुत सारे साथियों को डर रहता है कि भाई मैं पहले से जो काम कर रहा हूं उस काम को करते, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा पहले का काम है ना वो छूट जाएगा। तो मैं पुरुषोत्तम जी से पूछना चाहूंगा कि आप क्या काम करते हैं, इस काम को आप कितने सालों से कर रहे हैं, और आपके काम करने से क्या आपका काम बंद हो गया। स्वागत है पुरुषोत्तम जी। थैंक यू सर, जो आपने इतने शानदार और इतने एनर्जेटिक पैनल पे बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम स्वामी है। और प्रोफेशन की बात करें तो मैं सूरतगढ़ में स्टेशनरी का होलसेल का व्यवसाय कर रहा हूँ, जो मैं पिछले 15 सालों से रन कर रहा हूँ। बिल्कुल भी सर ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना खुद का ही डर होता है भी, मैं ये काम करूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। बस अपने को टाइम मैनेजमेंट करना होता है काम का, जो मैंने बढ़िया तरीके से उसको मैनेज किया है। और मेरा जो काम है दुकान का वो भी कंटिन्यू चल रहा है, और मैं सेफ शॉप को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पा रहा हूँ सर। वो टाइम मैनेजमेंट करना हम इस बिजनेस पे आने के बाद में सीख लेते हैं अपने ग्रेट मेंटर से, अपलाइन के माध्यम से। थैंक यू सर, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद जो पुरुषोत्तम आपने जी के बोले। लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। 2 साल से काम कर रहे हैं, अपना स्टेशनरी का काम वैसे ही चल रहा है जो पहले चल रहा था, और यहाँ से पर्ल बनने वाले हैं सर। और थोड़े दिनों में देखते देखते डायमंड बन जाएंगे, और स्टेशनरी का काम भी वैसे ही चलता रहेगा। तो ये बिजनेस पार्ट टाइम करते हैं 99% लोग। कोई मेरे जैसा कोई पागल आदमी है वो छोड़ सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हमें छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि मेरा साइड सोर्स ऑफ इनकम है सर। अगर मेरे पुराने प्रोफेशन को मैंने छोड़ दिया ना, तो मेरा साइड ऑफ इनकम है, सोर्स है। तो आप किसी को हम सलाह नहीं देते कि आप अपने पुराने काम को छोड़ो। अपने काम के साथ साथ इसको पार्ट टाइम करना होता है। कितना घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना टाइम आपके पास अपने काम को करने के बाद में जो बचता है, जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टीवी, दोस्तों से गप्पे मारने का टाइम है ना, उसको बंद करना होता है बस। उसी को यहाँ लगाना होता है, इसी से डायमंड बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे साथी डरते हैं, अरे साहब मेरे ज्वाइन करने से मेरा काम खराब हो गया। भाई आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता है, इसलिए हो गया। बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस की वजह से काम खराब नहीं हुआ आपका। अगर काम खराब होता तो डॉक्टर ममता बंसल मैम का हॉस्पिटल बंद हो जाता, अभी पुरुषोत्तम जी का स्टेशनरी का काम बंद हो जाता, प्रदीप फोगाट सर की नौकरी चली जाती। गए क्या उनका? टाइम मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। लेकिन बहुत सारे साथियों को डर होता है, इस वजह से वो इस स्टेशन पे उतर जाते हैं। किसी की ना सुनने का डर, मुझे कोई ना बोल देगा मैं नहीं सुन तक सकता साहब। नौकरी पे जब बॉस छुट्टी मांगने जाते हैं ना बोलता है, वहां पे डर नहीं है। छोटे थे, घर वालों से बहुत सारी डिमांड होती थी, उन्होंने मना किया, हमें डर नहीं था। स्कूल में पढ़ते थे तो सुसु करने के लिए टीचर से बोलते बोलता बैठ, नहीं जाना है, तो डर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बोले कोई ना कर देगा,
इसका बहुत बड़ा डर रहता है। भाई ना करके वो अपनी किस्मत को ठोकर मारेगा, आपका क्या गया ना करने से। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है साहब, और 2 लोग चाहिए डायमंड बनने के लिए। क्या 150 की पॉपुलेशन में 2 लोग नहीं छांट लेंगे जो हमारे जैसे होंगे, जिनके सपने होंगे, जो आगे तरक्की करना चाहते हैं? नहीं छांट लेंगे हम? तो लोगों की ना सुनने से नहीं डरना चाहिए, और लोगों की ना जो सुनना नहीं सुनना पसंद करेगा, जिसको लोगों की ना बोलने से डर लगेगा, वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा। और हम कहाँ कहाँ ना नहीं सुनते। 1 लाख रुपए की जरूरत है, दोस्त को फोन किया, भाई यार बहुत अर्जेंट है, लाख रुपए दे। दोस्त ने ना किया ना, भाई है ही नहीं आज। तो फिर क्या करते हैं हम? दूसरे से मांगते हैं। हमें तो अपना जो जरूरत है उसको पूरा करना है ना। दूसरे ने मना किया, तीसरे से मांगते हैं। तो इस बिजनेस में ना सुनने से क्यों डरे हम? एक ने ना किया, चल साइड हट, दूसरे को दिखाएंगे। दूसरे ने मना किया, तीसरे को दिखाएंगे। और जो इसमें ना सुनने से डरेगा, वो भयपुर के स्टेशन पे उतर जाएगा। बधाई हो, अगर आप इस स्टेशन पे नहीं उतरते हैं तो आपका तीसरा स्टेशन इंतजार कर रहा है, और उसका नाम है संदेहपुर। डाउट में चले जाते हैं बहुत सारे लोग, डाउट क्रिएट होता है। वो क्या क्या डाउट है, और ये डाउट क्या करता है, इंसान के सोचने समझने की शक्ति है ना, उसको खत्म कर देता है। बड़ा जोश में इस बिजनेस में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउट क्रिएट होते हैं उसके। खुद ही क्रिएट करता है डाउट को। क्या डाउट करता है? सबसे पहले तो खुद पे डाउट होगा कि मैं इस बिजनेस को कर ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, इतना मुश्किल काम है कि इसको मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको ये आ रहा है तो दुनिया के सबसे कमजोर इंसान है आप। अगर आपको डाउट आ रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं, और दुनिया में बहुत सारे लोग ताकतवर है, और उसको ढूंढना है ना, तो अपने घर में लगे शीशे के सामने खड़े होके देखना, जिस शीशे में जो दिखाई देना सबसे दुनिया का ताकतवर इंसान वही है। हम कमजोर नहीं है सर। हमने अपने आप को कमजोर मान रखा है कि हम डायमंड नहीं बन सकते, हम प्लान नहीं दिखा सकते, हम लोगों से नहीं मिल सकते। ये डाउट लेके बिजनेस नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने डाउट्स को क्लियर करो, लेकिन डाउट लेके इस बिजनेस को छोड़ो मत सर, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस मिला है आपको। फिर अपलाइन पे डाउट करेगा, वो तो उसकी ज्यादा मदद कर रहा है, वो तो उधर ज्यादा काम करवा रहा है, इसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। भाई इस बिजनेस में जब जुड़े थे, आपकी एफआईएम हुई थी, तो आपकी अपलाइन ने एक वर्ड बोला था, आप इस बिजनेस के आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप मालिक हैं इस बिजनेस के। तो फिर दूसरों पे के भरोसे क्यों बिजनेस कर रहे हैं भाई? हम, हमारा बिजनेस है, हमें खुद करना है। अपलाइन का सहयोग हमारे लिए प्रसाद है। उस हिसाब से लेके हमें करना होगा कि अपलाइन उधर कर रही है, मेरा नहीं कर रही। भाई अपलाइन की तो सारी टीम है, सब तरफ ध्यान देना होता है ना उनको। तो अपलाइनों पे डाउट करना शुरू करेंगे, या कंपनी पे डाउट करेंगे, वो वाली बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, पता नहीं ये कब बंद हो जाएगी, पता नहीं मैं कब तक काम कर पाऊंगा। ये डाउट्स घूमते रहते हैं उसके अंदर। प्रोडक्ट पे डाउट करेगा। मतलब जुड़े हुए 2-2 साल हो गए ममता में, मैं से साथी में देखता हूँ, अभी भी उनके दिमाग में फितूर चलता है कि हमारे प्रोडक्ट है ना वो महंगे हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, भाई मेरे, ये आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और आईएसओ जब किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है ना, तो वो सारी चीजें देखता है, उसकी क्वालिटी देखता है, उसकी एमआरपी देखता है, कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ना कंज्यूमर को, वो क्वालिटी से ज्यादा रेट ना हो। ये सारा मापदंड कंप्लीट होने के बाद में परमिशन मिलती है कि अब आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। हमें आईएसओ पे भी डाउट है, और ज्यादातर तो लोग जानते भी नहीं आईएसओ क्या है। तो ये जो डाउट्स होते हैं ना,
इनकी कई बोलते हैं कि ये तो प्रोडक्ट है ना, ये नकली आते हैं स्वामी जी। कई तो बोलते हैं कि ये जो रेमंड्स का कपड़ा है ना, ये नकली है। भाई मेरे, तूने जो लिया है ना, उसके अंदर एक जीएसटी का बिल है। जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस कर, कंपनी पे केस कर दे, कंपनी पे। तेरे पास तो बिल है कि साहब मेरे को रेमंड्स का बोल के नकली भेजा है। इतने इतने घटिया क्वालिटीज के डाउट्स लेके लोग इस बिजनेस में टिकते नहीं है और संदेपुर के स्टेशन पे उतर जाते हैं। तो इलाज क्या है? अपनी सफल अपलाइन को समर्पित हो जाओ। कुछ नहीं सोचना सर इसमें। हमारे ग्रेट मेंटर्स बोलते हैं कि अंधे व्यक्ति का कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस बिजनेस में बिल्कुल अंधे हो जाओ। अपनी अपलाइन को बोलो, साहब हमें पता नहीं है, मुझे तो डायमंड बनना है बस। मेरी तो एक ही डिमांड है, आप जो बोलोगे ना वो मैं करूंगा, मुझे बस डायमंड बनना है। तो गारंटेड आप डायमंड बनेंगे। एक इलाज है, डाउट आए ना तो अपनी अपलाइन के पास चले जाओ। अपलाइन को बोलो, सर मुझे ये डाउट आ रहा है, बताओ। तो आपकी अपलाइन उस डाउट को पक्का क्लियर करेगी। लेकिन अपने मन के अंदर डाउट दबा के इस बिजनेस को मत छोड़ना सर कभी, नहीं तो बहुत पछतावा होने वाला है आगे जाके। तो डाउट जो करते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते, अपने अंदर ही डाउट इकट्ठा करके इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं और संदेपुर के स्टेशन पे उतर जाते हैं। लेकिन अगर आप संदेपुर के स्टेशन पे नहीं उतरते हैं तो बधाई हो, आपका अगला इंतजार भी कर रहा है स्टेशन, और उस स्टेशन का नाम है सलापुर। ये भी बहुत खतरनाक स्टेशन है। और ये जैसे बोला जाता है ना, छोटे छोटे स्टेशन आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है। तो ये बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे क्या होता है, फोकटिये सलाहकार मिलते हैं हमें मार्केट में बहुत सारे। फोकटिये सलाहकार कौन से होते हैं? जैसे आप अपने मकान बना रहे हैं मान लो, तो गली में खड़े रहोगे ना तो आपको फोकटिये सलाहकार वहां नजर आएंगे। जैसे नासिर सर मकान बना रहे हैं तो एक मेरे जैसा फोकटिया सलाहकार आएगा, क्या बोलेगा, अरे नासिर जी मकान तो बना ही रहे हो, कितना बना रहे हो? तो नासिर जी का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे ना ये। तो बोलेगा साहब 1 मंजिल बना रहा हूँ, पहली मंजिल, इतना ही बजट है। बोला यार लगते हाथ ऊपर 2 रूम और एक लेट बाथ बना लो, ज्यादा खर्चा नहीं लगता है उसमें। भाई खर्चा नहीं लगेगा, 2 रूम बनाएंगे तो पैसा लगेगा ना उसमें, लेकिन उसको क्या करना, सलाह देनी है। अब नासिर सर मेरे से पूछ ले कि बिल्कुल भाई साहब आपकी सलाह बहुत ही गजब की है, लेकिन मेरा क्या है, बजट 1 मंजिल बनाने का ही है। तो आप ऐसा करो, मुझे 5 एक पेटी रुपए दे दो, तो मैं ऊपर 2 कमरे बना देता हूँ। तो मैं धीरे से खिसक लूंगा वहां से। बोले यार नासिर जी पैसे कहाँ हैं, और सलाह दे रहा हूँ वहां पे। रूम इधर होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, ये उधर होना चाहिए, पार्किंग ऐसे होनी चाहिए, और खुद साइकिल पे घूम रहा है। और मेरे को नासिर सर को मैं गाड़ी पार्किंग की सलाह दे रहा हूँ कि पार्किंग कहाँ बनना चाहिए। ऐसे फोकट ये सलाहकार सर लोगों को इस बिजनेस से बाहर कर देते हैं। तो इन लोगों की सलाह नहीं माननी है सर। अगर इन लोगों की सलाह मान ली ना तो ये लोग साहब टिकने नहीं देंगे इस बिजनेस में, बाहर कर देंगे हमें बहुत जल्द। मिलते हैं ना, बहुत सी कंपनियां देखी है, मैं सब जानता हूं, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, मेरी पूरी दुनिया देखी हुई है। उसको कोई बोले पासपोर्ट दिखाना जरा, तो बोला वो तो बना ही नहीं है। तो दुनिया देखी कहाँ तूने, है ना। कई बोलते हैं मेरे ना ये बाल ऐसे ही नहीं उड़े। अरे तेरे बाल गलत तेल लगाने से उड़े हैं, नॉलेज से नहीं उड़े हैं। लेकिन उन फोकटिये सलाहकारों की सलाह मान लेते हैं हम और इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। उन लोगों की सलाह लेते हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भाई ममता मैडम है, अगर मैं बीमार होऊंगा
तो मैं किससे सलाह लेनी चाहिए? ममता मैडम से, क्योंकि ये डॉक्टर है। ये मुझे सही सलाह देंगे कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। अब मैं बीमार हुआ, सलाह ले रहा हूं पुरुषोत्तम जी से। बोला पुरुषोत्तम जी यार मेरे जुकाम बुखार हो गया, जरा टैबलेट बताना। ये मुझे बता पाएंगे क्या सही टैबलेट? नहीं बता पाएंगे। इनको स्टेशनरी का नॉलेज है, मेडिसिन का, बीमारी का पता नहीं है इनको। लेकिन हम क्या करते हैं, सलाह लेते हैं एरे गेरे नत्थु खेरे से जाके। बोला एक कंपनी में जुड़ा, बता कैसी है? आप बोलेगा फंस गया तुम तो, और हम धाराशायी हो जाते हैं वहां पे। भाई उस व्यक्ति से पूछो जो उस फील्ड का मास्टर है, उस फील्ड में वो सफल है। आज मेरे बेटे को अगर डॉक्टर बनाना है ना, तो मुझे ममता मैडम से सलाह लेनी होगी कि ममता मैम मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, बताओ आप कैसे कैसे वो डॉक्टर बनेगा। अगर मैं वकील से सलाह लूंगा ना कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, वो मुझे नहीं सलाह दे पाएगा, देगा तो उल्टी देगा। अरे बोले डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनते हैं आजकल, बहुत टफ है, उसको वकील बना दो, है ना। तो फोकटिए सलाहकारों से सलाह नहीं लेनी है सर। ये इस बिजनेस में जो सफल होगा ना, वो सलाह सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की मानेगा। आज भगवान भी ऊपर से आके मुझे सलाह देना इस बिजनेस से रिलेट, मैं नहीं मानूंगा सर। मैं प्रभु को प्रणाम करूंगा, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, लेकिन बिजनेस की बात तो अपलाइन की मानूंगा मैं। और जो अपलाइन की मानेगा ना, वो कन्फर्म सफल होगा सर। यहाँ से हमारे दोस्त, रिलेटिव, फैमिलियर होते हैं ना, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं होते, वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन उनकी सलाह हमें क्यों नहीं माननी चाहिए? क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का पता नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है। वो क्या है, इधर से सुनी हुई बातें बोलती है कि उसका लड़का बर्बाद हो गया, उसके लड़के की कंपनी भाग गई, उसके पैसे लगे, उसके घर वालों ने जमीन बेच के पिंड छोड़ाया उसका। ऐसे सुनते हैं तो उनको डर होता है, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं, और जो हितैषी होगा ना उनको डर होगा। तो वो जब भी हमें सलाह देना कि नहीं करना नहीं है, ये कंपनियां नहीं भागती, तो उनकी सलाह मानने के बजाय हमें क्या करना है, हमारी अपलाइन को लेके हमारे पेरेंट्स के पास पहुंचना है। अपलाइन को बोलना सर मेरे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं या मेरा भाई ये बोल रहा है, तो आप उनको समझाओ। तो आपका अपलाइन आपकी फैमिली का विजन क्लियर कर देगा, और विजन क्लियर फैमिली का होगा तो फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। तो सीधा नहीं है कि पापा ने मना कर दिया कि नहीं ये कंपनी चलती नहीं है और हमने उसको बंद करके छोड़ दिया, बोला पापा ने बोल दिया नहीं करूंगा। पापा आपके हितैषी हैं, लेकिन पापा को इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। तो आप पापा को भी वो चीजें समझाइए अपनी अपलाइन के माध्यम से। लेकिन ये नहीं करेंगे, बोला मैडम ने बोल दिया नहीं करना है, लो जी हम नहीं करेंगे, या हस्बैंड ने बोल दिया तेरे को नहीं करना है ये। आप उनको समझवाइए, जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, अपनी फैमिली की काउंसलिंग करवाइए अपने अपलाइन के माध्यम से। लेकिन लोग बड़े जल्दबाज रहते हैं, कई ट्रेन रुकने से पहले ही उतरते ना पुरुषोत्तम जी, साथ में भागते रहते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे भी इसमें भी स्टेशन जैसे भी आता है ना, जल्दबाजी करते हैं कि चलती में फटाफट उतर जाऊंगा, और वो लोग उतर जाते हैं। सलाह केवल अपलाइन की माननी चाहिए। चलो एक सलाहकार कैसे मिलेंगे आपको इस फील्ड में, एक छोटा सा वीडियो है कॉमेडी का, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा और उससे आपको सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलेगी कि हमें फील्ड में कैसे कैसे सलाहकार मिलेंगे। तो वहीं अभी अभी मोहल्ले में एक दुकान खुली है जी, मिठाई की दुकान खुली। उसने किसी ने कहा भाई दुकान खुली है, यहाँ बोर्ड लगवा, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। बोर्ड लगवा लिया उसने साहब। उसके बाद जो आफत शुरू हुई है उसकी, अगले दिन एक पहुंच गया, बोले उस पान की दुकान पे मिठाई मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले यहाँ मिलती है दिख रहा है, ये यहाँ क्यों लिखवा रखा है? ये यहाँ हटा, ताजा मिठाई मिलती है।
हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले जी 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है। बोलिए फिर हमेशा क्यों लिख रखा है? हटा इसे, ताजा मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले बासी भी बेचता है। बोले नहीं जी ताजा बेचता हूं। बोले ताजा लिखने से कंफ्यूजन होता है, इस ताजा को हटा, वरना लोग शक करेंगे बोले बासी बेचता होगा। वो ताजा भी हट गया जी। मिठाई मिलती है। वो एक और पहुंच गया, बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान है, आप क्या मांग रहे हो? बोले वो तो दिख रही है ना मिठाई, लिखवा क्या रखा ऊपर। मिठाई भी हटा, मिलती है। तो एक और पहुंच गया, बोले भाई क्या मिलती भाई, बहुत कंफ्यूजन है, हटा इसे। वो मिलती भी हट गया, खाली है। वो एक 9:45 बजे रात को टुन्न अवस्था में पहुंचा जी। टुन्न अवस्था में? बोले है क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है अरुण जी, क्या कहने, वाह। बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं है तो है क्यों है? इसे भी हटा। उससे अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है। हाँ, इसे भी हटा, पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले यार इतनी बढ़िया दुकान खुली है, मिठाइयां सजी हुई है, ऊपर लिखवा था क्यों नहीं यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। तो ऐसे सलाहकार आपको मिलेंगे। अगर आप उनसे बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो वो इस स्टेशन पे धक्का देके उतार देंगे। और अगर आप इस स्टेशन पे नहीं उतरते हैं तो आपका अगला स्टेशन इंतजार कर रहा है, जिसको बोलते हैं आलसपुर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आराम करने लग जाते हैं। 2-4 लोग जोड़े, फिर आराम फरमाते हैं। बोला है 2 जोड़ लिए अब तो, है ना भाई। 2 जोड़ने से व्यापार नहीं होता है, उन 2 लोगों को सफल बनाने से डायमंड बनते हैं। 2 लोग जोड़ने से, हालांकि 2 ही लोग चाहिए इनमें, इस बिजनेस में सफल होने के लिए, लेकिन उन 2 लोगों को सफल बनाने से सफलता मिलेगी। सिर्फ 2 लोगों को जोड़ने से सफलता नहीं मिलेगी। 2 लोगों को एक लेफ्ट में डायमंड बना दो, एक को राइट में डायमंड बना दो, कंफर्म आप डबल डायमंड बन जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन क्या करते हैं, बोला जी मैंने तो 2 लोग जोड़ने थे, बोला था अपलाइन ने, वो जोड़ दिए। अब मैं कई दिन आराम करता हूं, वो महीने 2 महीने आराम करेगा, जब तक वो जुड़े हुए व्यक्ति जो साथी आए थे कुछ दिन तक तो इंतजार करेंगे, फिर बोलेंगे यार उसने तो ऐसी ठगना था, मेरे को सामान बेचना था, बेच के चला गया। तो आराम नहीं करना है सर। यहाँ बताया जाता है ना प्लान में कि आपको 4 साल काम करना है। ऐसा बताया क्या प्लान में कि ब्रॉन्ज बन के साहब आप आराम कर लेना 6 महीने का? किसी को बोला? या गोल्ड बन के साहब 1 साल आराम कर लेना? आप आराम करना है सर, लेकिन डायमंड बनने के बाद में। भाई हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर बीच बीच में आराम करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? आराम करने का मजा ऊंचाई पे ही आता है साहब, क्योंकि ऊंचाई पे नजारे कुछ अलग ही दिखते हैं। तो इस बिजनेस में आराम नहीं करना है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी का इंतजार करते हैं ब्रॉन्ज बनते ही। बोला साहब 20 की टीम बन गई, अब तो अपने को रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी के लिए आपको प्लान में बताया डायमंड बनना पड़ेगा आपको, उसके बाद में रॉयल्टी आएगी। तो 4 साल तक दबा के काम करो, मेहनत करो। ऐसा बोला जाता है कि इतनी मेहनत करो कि सफलता शोर मचाने लग जाए, इतनी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग आराम फरमाने लग जाते हैं।
बोला साहब अभी तो गर्मी बहुत है, कूलर या एसी चला के सो जाएगा। बोला अभी बहुत सारे बोलते हैं पुरुषोत्तम जी कि इस धूप में कौन मिलेगा। भाई किसी को प्लान दिखाने जाते ना तो बोलते हैं यार इस धूप में कौन मिलेगा। भाई तू कूलर के नीचे पड़ा है ना धूप में, तो तेरा प्रोस्पेक्ट तो कूलर के नीचे पड़ा मिलेगा। इधर उधर ठंडा मौसम हो तो हो सकता है वो बाहर हो, लेकिन वो आज एसी में या कूलर में मिलेगा। आराम से बैठ, लाइट उसकी जलेगी, चाय उसकी लगेगी, पानी उसका लगेगा, प्लान दिखा उसको बैठ के आराम से, लेकिन आराम करने लग जाते हैं। फिर क्या करेंगे, टारगेट आएगा, अगले टारगेट का इंतजार करेंगे। बोला अब की बार टारगेट निकलेगा ना तब देखना मेरा काम। तो पहले टारगेट में 10 लोगों को जोड़ा, अगला टारगेट 2 महीने बाद आएगा, तब तक हम इंतजार करेंगे। तो वो जो हमारे 10 लोग हैं वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमने एक्शन लिया नहीं, उनकी एफआईएम हमने की नहीं, करवाई नहीं या की नहीं, उनकी लिस्ट हमने बनवाई नहीं, उनके ड्रीम हमने सेट करवाई नहीं, उनके प्लान हमने करवाए नहीं। तो क्या करेंगे, अगले टारगेट तक वो गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, टारगेट हो या टारगेट नहीं हो, टारगेट चल रहा हो नहीं चल रहा हो, हमें तो रिदम के साथ काम करना है। डेली खाना खाते हैं, डेली सोते हैं ना, तो डेली से एब्सॉर्ब करना है। और जो डेली काम करते हैं ना, टारगेट भी उन्हीं के होते हैं सर। जो एक टारगेट करके बाई चांस उसका टारगेट हो गया और वो बीच में आलस में चला गया, तो उसका अगला टारगेट कभी नहीं होगा। लगातार टारगेट उसी लीडर के होंगे जो लगातार वर्किंग पे है, वो लगातार काम कर रहा है, उसी के टारगेट लगातार होंगे। आलस हावी होता है ना, वो टालना शुरू कर देता है। बोला आज तो मेरे को लग रहा है बारिश आने वाली है, मतलब निकलना नहीं हो ना, तो क्या करेगा वो, सर बादल बहुत है, मेरे को लग रहा है बारिश आने वाली है। वो काम को टालता है। नहीं तो बोले कोई नहीं आज नहीं हो पाया तो कोई नहीं कल कर देंगे, और कल किसी का आता नहीं है सर। एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। कल किसने देखा है भाई, किसी ने नहीं देखा। तो आज ही निपटा दो ना। हो सकता है कि आज हम उसको प्लान दिखाते, वो जुड़ जाता और वो डायमंड बन जाता। हो सकता है कल वो कहीं चला जाए और हमें मिले ही नहीं। तो कल पे नहीं टालना है, और जो टालता है वो यहाँ उतर जाता है। जिनका विजन क्लियर नहीं होता वो आलस में जाते हैं। तो कई लोग तो अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं कि मैं यहाँ डायमंड बन सकता हूँ क्या। उसका एंटीना हिलता रहता है। ममता मैम पुराने जमाने में वो एंटीना था ना दूरदर्शन वाला, वो क्या था, हिलता रहता था। कोई कबूतर बैठा नहीं, वो हिलना शुरू हो जाता। तो जब एंटीना हिलता है तो टीवी में झिर्रियां आती है। और कई तो वो न्यूज बोलने वाले होते थे, कई बार तो झिर्रियां आती थी, कई बार वो यूं करती थी तस्वीर आगे पीछे, है ना, ऐसे करने लग जाती थी एंटीना हिलने से। तो हमारे इस बिजनेस में क्या होता है, एंटीना हिलता रहता है लोगों का। कभी लगेगा कर लेंगे, कभी लगेगा नहीं करेंगे, और एंटीना हिलता है तो झिर्रियां आनी शुरू हो जाती है। तो क्या करते थे, एंटीना हिलता था तो एक खड़ा रहता था एंटीने के पास, एक खड़ा रहता सीढ़ियों में, एक टीवी के आगे, उसको बोलता हिला हिला घुमा घुमा, तो वो घुमाता, हाँ बोल बोले रोक दे यहाँ आ गई। और थोड़ी देर में फिर कोई कबूतर बैठा और एंटीना हिल गया। तो ऐसे ही हमारे अपलाइन क्या करते हैं, एंटीना हिलता है, जाते हैं उसकी काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, तो एंटीना झिर्रिया सही हो जाती है उसकी। थोड़ी देर में कोई एक और मिला, मार्केट में कोबरे घूमते रहते हैं ना, अरे बोले चलेगा नहीं, फिर एंटीना हिल गया, झिर्रिया आनी शुरू हो गई। नहीं सर, एंटीने को ठोक के एक जगह मजबूत कर दो, भरोसा करो, आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो डायमंड बनेंगे सेफ शॉप में। 6,500 डायमंड है सेफ शॉप में, हम पहले नहीं है जो डायमंड बनेंगे। अगर वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। क्या कमी है हमारे अंदर, विटामिन प्रोटीन कम है,
पूरा है सर, पूरा। और जो इन चीजों पे भरोसा करेगा वो डायमंड बनेगा। तो अपना विजन क्लियर करो, आलस में मत जाओ। अपलाइन भी बाद में साइड कर देगा, आलस करेगा ना, कुछ दिन बहाने मारेगा। आज मेरा सर ये नहीं है, आज मेरा सर वो नहीं है, आज तो मैं बीमार हो गया, आज तो मेरे वो हो गया, आज तो मेरी शादी आ गई, आज तो मेरा ये हो गया। इतने बहाने होते हैं इंसान के पास, इतने। तो अपलाइन क्या करेगा, जब तक उसको विजनरी नहीं मिलेगा ना, जब तक तो वो हमारी आरती करता रहेगा। जिस दिन विजनरी मिल गया वो साइड कर जाएगा सर, क्योंकि उसका विजन बहुत बड़ा है, उसे डायमंड बनना है। उसे बहानेबाज लोग नहीं चाहिए, उसको अपने जैसे दमदार चाहिए। और जिस दिन दमदार मिल गया वो हमें साइड कर देगा, 1 मिनट लगाएगा। तो कभी भी बहाने नहीं करने, आलस में नहीं जाना है। खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो और मजबूत इरादा रखो। अगर ये करेंगे तो हमें कभी भी आलस नहीं आएगा। और बधाई हो अगर आप इस पे भी नहीं उतरते हैं, इस स्टेशन पे, तो आपका अगला स्टेशन इंतजार कर रहा है और उसका नाम है होशियारपुर। यहाँ पे एक लेवल पे जाने के बाद में ये स्टेशन काम करता है। नए प्रेशर में कम करता है, एक लेवल वाले ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनने के बाद में ये ज्यादा काम करता है स्टेशन। यहाँ क्या करेंगे, एमबीए बन जाते हैं। एमबीए वो वाला नहीं, एमबीए इस दुनिया में एक डिग्री और है एमबीए की, जिसकी फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है, थोड़ा कुछ सीखा नहीं। अरे बोले साहब सब आता है, मैं सब कर दूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपलाइन से बात करेंगे ना तो सुनने की बजाय अपलाइन को सिखाने का काम करेंगे। अरे साहब मेरी सुनो आप, मेरी बात सुनो आप। अरे भाई आपकी नहीं सुनानी है, आपको सुननी है। एक मंत्र मेरी अपलाइन ने मुझे दिया था, हो सकता है वो आपके पास हो, नहीं हो तो मैं आज आपको बता देता हूँ, लाइफ में बहुत काम आएगा, इस बिजनेस में बहुत काम आएगा। जब अपलाइन से आपकी फोन पे बात चल रही हो ना, तब मुंह बंद कान खुले रहने चाहिए। और जब आप अपनी टीम से बात कर रहे हो, कान बंद और मुंह चालू रहना चाहिए। कान बंद क्यों, कि ये आपको कुछ बोलेंगे, अरे सर मेरा हुआ नहीं रहा, आपने ये नहीं करवाया यार, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उनकी बातों को इग्नोर करो। यानी कि कान बंद रखो और मुंह चालू रखो। लेकिन उल्टा होता है, अपलाइन बात करती है, उनकी बातें सुनते नहीं है, कान बंद, अपनी अपनी बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी ना करें सर। तो एमबीए नहीं बनना है कि मुझे बहुत आता है, आता किसी को नहीं है। और जिसको सब कुछ आता है ना वो भगवान होता है, और भगवान अदृश्य होता है सर, दिखाई नहीं देता। तो अगर हमें बहुत कुछ आ गया तो हम भी इस बिजनेस से अदृश्य हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। लोग बोलेंगे एक आया तो था मेरा ब्रॉन्ज बना था, उसके बाद वो गायब हो गया। ठीक है, तो एमबीए नहीं बनना है, जो बनते हैं वो गायब हो जाते हैं। या फिर कोई दूसरी कंपनी में छोटा मोटा काम किया होता है ना, तो उसका नॉलेज लाके यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करता है। लेकिन याद रखना सर, हर कंपनी का काम करने का पैटर्न अलग होता है, तरीका अलग होता है। पुराना नॉलेज यहाँ काम नहीं करेगा, पुराने प्रोफेशन का ज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक कंपनी का सिस्टम बना है, स्ट्रक्चर बना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेकिन जो पुराना ज्ञान लाएगा या तो अपने प्रोफेशन का या कोई पुरानी कंपनी का, वो एमबीए बन जाएगा और एमबीए गायब हो जाता है यहाँ से। या दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास करेगा कि मेरी अपलाइन कर दे, मेरी टीम कर ले, मुझे कुछ ना करना पड़े। कई कई तो आदेश देते हैं पुरुषोत्तम जी अपनी अपलाइन को, आप सर वहां चले जाना, आप वो टीम है ना उनका ये कर देना। भाई अपलाइन है आपकी, खरीद थोड़ी रखा है या मजदूर बना रखा है। कईयों ने तो अपलाइन को ममता में मजदूर समझ रखा है कि इसने मेरे को जोड़ा है ना, ये मेरा सब मजदूर है, अब मैं जो बोलूंगा ना इसको करना पड़ेगा। अपलाइन को मजदूर समझने की भूल मत करना सर कभी भी।
अपलाइन इज लाइफ लाइन। इस बिजनेस में सफलता तभी मिलेगी जब हमारा अपलाइन हमारे साथ होगा, वरना हमारे पास कितना ही नॉलेज हो, कोई काम का नहीं है। तो इस बिजनेस में होशियारी क्या करते हैं कि अपलाइन ग्रो लाइन मिलके काम कर ले और मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, नोट आते रहे, मैं डायमंड बन जाऊं। ऐसा कभी नहीं होता है सर, ऐसा कभी नहीं होगा। खुद का काम खुद को ही करना पड़ेगा। अपलाइन अपना रोल अदा करेगी, आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, आपकी टीम अपना रोल अदा करेगी। और जब सारे मिलके रोल अदा करते हैं ना, तभी कोई पिक्चर बनती है। अब हीरो को बोल दे विलन ही तू ही बनेगा और मार ही तू ही खाएगा और मारने वाला भी तू ही होगा, तो पिक्चर नहीं बनेगी। अगर बन गई तो फ्लॉप हो जाएगी। तो इस बिजनेस में कई लोग होते हैं जो अपलाइन के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, अपलाइन को सिखाने की कोशिश करते हैं, साहब ऐसा नहीं, इस काम को है ना ऐसा करना चाहिए, प्लान को साहब ऐसे नहीं दिखा के ऐसे दिखाना चाहिए, मीटिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए, मीटिंग में ये चीजें बतानी चाहिए। अरे भाई, आपका अपलाइन है, वो इस रास्ते से गुजर चुका है, तो उनको सिखाने का प्रयास ना करें, सीखने का प्रयास करें, उसी में सफलता मिलेगी। लेकिन बहुत सारे करते हैं सिखाने का, और वो होशियारपुर के स्टेशन पे अपनी होशियारी को लेके उतर जाते हैं, कोई ना कोई होशियारी करके वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। भाई एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे साथी है ना यहाँ पे 2 साल काम करने के बाद में ममता मैम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनके साथ क्या स्टोरी होती है, जैसे मान लो कोई 3 लोगों को एक रेस मिली कि आपको एक जंगल पार करना है, और जो जंगल पार करेगा ना उसको 1 करोड़ का इनाम है। तो 3 थे, ए बी और सी और डी, 4 लोग थे। तो ए ने क्या किया, ए ने तो डिसीजन ही नहीं लिया कि अपने को तो रेस में भाग ही नहीं लेना है, यानी कि वो इस बिजनेस में जुड़ा ही नहीं। बी ने क्या किया, ए बी सी 3 थे, बी ने क्या किया, रेस में भाग ले लिया, लेकिन जंगल के आधे हिस्से तक पहुंचा, वहां जाके उन्हें बोला अपने से तो रेस नहीं जीती जाती, वो वापिस आ गया। और तीसरा था, उसने जंगल को पार किया, झाड़ियां भी आई, जानवर भी, जंगली जानवरों का डर भी था, लेकिन वो पार कर गया। अब सोचने का विषय ये है कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन था, वो जो बीच में जाके वापिस आ गया। भाई जो इसमें जुड़ा ही नहीं उसका तो कोई लॉस है ही नहीं, लेकिन हम जुड़ के कुछ समय तक काम करके बिजनेस को छोड़ जाते हैं, तो हमारी भी वही हालत हो गई कि हमने आधी दूरी तो तय कर ली, अगर उतनी और चलते तो हम पार कर जाते और हम जीत जाते, लेकिन हम बीचों बीच जाके वापस आ गए। और ऐसे लोग इस स्टेशन पे उतर जाते हैं। और अगर बीच में कोई इन स्टेशनों पे उतर गया तो क्या होगा, ये होगा साहब, दिखाई दे रहा है ना सबको, जेबें खाली होगी, झटका झटका के देखनी पड़ेगी कि कहीं अठन्नी चवन्नी अटकी तो नहीं है। ये होगा, ये सीन किस किस के साथ हो रहा है अभी, मेरे साथ तो होता था, अब तो बड़े हो गए बच्चे, 2 टंकी पे एक पीछे, है ना। ये सीन अगर किसी के साथ है तो स्टेशन पे मत उतरना भाई। मेरे साथ ये सीन था, मैंने ये देखा हुआ है सीन और भुगता हुआ है ये, और इस चिंता में रहते हैं कि फीस कैसे भरेंगे, अगले महीने किस्त कैसे भरेंगे, शादी आ गई परिवार में कहां से लाएंगे। अगर उतर गए ना तो ये सीन हमारी जिंदगी में चालू रहेगा, बंद नहीं होगा कभी। लेकिन आप इनमें से उतरने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। इस पैनल पे बैठा कोई भी साथी ऐसे स्टेशन पे उतरने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत बधाई हो। अगला जो स्टेशन है उसका नाम है अमीरपुर।
और अगला स्टेशन है आपका डायमंड शिप। और जब आप हमीरपुर के स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको नजारे ये दिखाई देंगे। ये नजारे होने वाले हैं हमीरपुर के स्टेशन पे। ये नजारे होने वाले हैं हमीरपुर के स्टेशन पे। देश विदेश के टूर घूमोगे आप, पूरी दुनिया की सैर कर लोगे। ऐसी लाइफ होगी आपकी हमीरपुर की स्टेशन पे। वो साइकिल मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे टंकी पे, एक पीछे नहीं डालना पड़ेगा। लग्जरी गाड़ी होगी आज कलम सर के पास, प्रदीप सर के पास, राजकुमार बहादुर सर के पास। उनको जाना होता है क्या बाइक पे? आराम से, सर्दी हो गर्मी हो कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठ के अपने निकलते हैं। आपका ऐसा बंगला होगा, अभी तो हो सकता है ईंटें झड़ रही हो नीचे, है ना, दिखाने के लिए थोड़ा क्या करते हैं, बैकग्राउंड खराब ना हो तो पर्दा डाल देते, चादर पीछे, चादर ऐसे। अब तो ये सिस्टम हो गया ना, अपने बैकग्राउंड लग जाता है। नहीं तो क्या है, पीछे चादर वदर लगा के कुछ न कुछ जुगाड़ करना होता है ना। लेकिन फिर जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा साहब डायमंड बनने के बाद में। ऐसा घर होगा जिसमें मीटिंग के लिए हमारा पर्सनल रूम होगा, जिसमें ऐसी वैसी सोफे ओफे लगे होंगे जबरदस्त वाले लग्जरी, और उसमें बैठ के हमारे डायमंड लोगों की मीटिंग ले रहे होंगे। ऐसी फैमिली होगी अगर हम हमीरपुर के स्टेशन पे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इतनी देर तक आपने मुझे सुना, आपने मुझे झेला, पता नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया। जो जर्नी मैंने यहाँ से सीखी उसको मैंने महसूस किया, तो आपके सामने आज शेयर करने का मन कर गया, तो आपके सामने शेयर किया। फिर भी मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे लहजे से किसी को बुरा लगा हो, किसी को हर्ट हुआ है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आगे के लिए भाई इनवाइट करूंगा आज कॉम्बिनेशन से ममता मैम और पुरुषोत्तम सर दोनों को। बहुत बढ़िया, आप कॉम्बिनेशन से आगे की कार्रवाई करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर। ए वतन जान जा जान मन ये समा